तो नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके फंडे पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, डायोड, कैपेसिटर, रजिस्टर, ट्रांजिस्टर इत्यादि। ओके, तो आप वीडियो को पूरा देखिए। काफ़ी परीक्षाओं में इस टॉपिक से बहुत सारे बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। कोशिश करूँगा कि अगर आप साइंस साइड से नहीं हैं फिर भी आपको ये विषय समझ में आए। अगर आप राजस्थान की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को इत्मीनान से सब्सक्राइब कर लीजिए अभी, और नीचे जो सब्सक्राइब के बगल में घंटी का निशान है उसको भी ऑल पे सेट कर लीजिए। ये विषय जो है अभी 9 जुलाई को जो राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी की मुख्य परीक्षा होगी उसका ये एक टॉपिक है सिलेबस का। तो चलिए देखते हैं। बाकी दूसरी परीक्षाओं में भी अगर किसी परीक्षा का ये सिलेबस में दिया हुआ है टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक्स का तो आप इसे देख सकते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स, चलिए शुरुआत करते हैं हमारे वीडियो की। ठीक है, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स जो होती है ये वैसे तो अपने आप में एक ब्रांच है, पूरा का पूरा इंजीनियरिंग ब्रांच है इलेक्ट्रॉनिक्स, और पूरी 5 साल की डिग्री यहाँ पे आपको बीटेक कंप्लीट करने के बाद दी जाती है। लेकिन हमको उस लेवल पे नहीं पढ़ना है, हमको 12th लेवल तक इलेक्ट्रॉनिक्स के विषय को देखना है, इलेक्ट्रॉनिक्स टॉपिक को देखना है। तो सबसे पहले बात करना चाहूँगा 3 चीज़ों की, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। तीनों ही इंग्लिश के शब्द हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। कंडक्टर को हिंदी में चालक कहते हैं, सेमीकंडक्टर को अर्धचालक कहते हैं, और इंसुलेटर को हिंदी में हम क्या कहते हैं? कुचालक। ओके, अब देखिए इनका मतलब समझने की कोशिश कीजिए। जो चालक होते हैं, कंडक्टर होते हैं, उनमें एक गुण होता है कंडक्टेंस का, चालकता का गुण उनके अंदर निहित होता है, चालकों के अंदर। चालक का अगर लेमैन्स लैंग्वेज में आपको बताऊं तो चालक वो वस्तुएं होती हैं, वो धातुएं होती हैं जिनमें करंट की धारा, बिजली की धारा, विद्युत जो है प्रवाह हो सकती है। एक सिरे से दूसरे सिरे तक करंट प्रवाह हो सकता है। जैसे कि उदाहरण अगर आपको देना चाहूँ तो आपके घरों में जितने भी बिजली की फिटिंग कर रखी है उसमें जो वायर यूज़ हुए हैं, तांबे के जो तार हैं, वो कॉपर एक चालक है, चांदी भी चालक है, वो लगभग सारी धातुएं चालक हैं, लोहा भी बिजली का चालक है। ठीक है, सेमीकंडक्टर की अगर बात करूं तो सेमीकंडक्टर स्पेशली आपके जो भी कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि लैपटॉप हो गया, फ़ोन हो गया, और ये चार्जिंग वगैरह डिवाइसेस जो होते हैं, टीवी हो गया, एलईडी हो गया, तो इन चीज़ों में सेमीकंडक्टर्स का यूज़ होता है। सेमीकंडक्टर्स में एक गुण होता है कि ये चालक और अर्धचालक के बीच के होते हैं। मतलब ना तो इनकी चालकता बहुत अधिक होती है, इनकी चालकता जो है वो चालक से कम और अर्धचालक से ज़्यादा, ठीक है, सॉरी, चालक से कम और कुचालक से ज़्यादा रहती है। मतलब सबसे पहले चालकता के आधार पर अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा चालकता होगी कंडक्टर की, यानी कि चालक की, फिर आएगा अर्धचालक और फिर कुचालक। तो सेमीकंडक्टर जो है स्पेशली डिज़ाइन किए जाते हैं कुछ अशुद्धियाँ मिलाकर। सेमीकंडक्टर का अगर उदाहरण देना चाहूँ तो आप याद करेंगे सिलिकॉन, जर्मेनियम। ओके, तो ये क्या है, इन चीज़ों का, जैसे आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में जो प्रोसेसर होता है वो भी एक सेमीकंडक्टर डिवाइस की तरह बनाया जाता है, और सिलिकॉन, जर्मेनियम वगैरह का यूज़ करके उसमें इम्प्योरिटीज़ डाल के, अशुद्धियाँ डाल के वो डिज़ाइन किया जाता है आपके लैपटॉप वगैरह का प्रोसेसर वगैरह। और उसमें आपको देखने को मिलेगा सिलिकॉन में इम्प्योरिटीज़ ऐड कर देते हैं तो उसकी चालकता बढ़ जाती है, कंडक्टेंस बढ़ जाती है। अब बताऊंगा आपको इंसुलेटर के बारे में। इंसुलेटर वो धातुएं या वो पदार्थ हैं जिनके माध्यम से हम करंट के प्रवाह को नहीं भेज सकते, बिजली प्रवाह नहीं हो सकती। देखिए बिजली कैसे प्रवाह होती है? बिजली प्रवाह होती है जो भी उस धातु में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जब एक लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जाते हैं। अब लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल क्या है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। देखिए पानी क्या होता है, नदी जब बहती है तो ऊंचाई से ढलान की ओर बहती है ना, इसी तरह बिजली भी बहती है पानी की तरह ही।
तो पानी की तरह ही बिजली बहती है, मतलब बिजली भी ऊंचाई से ढलान की तरह बहती है। लेकिन बिजली के क्षेत्र में, इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में, आपको जो ऊंचाई है उसको पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, दो दो बिंदुओं के मध्य का जो अंतर होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। और जिस बिंदु का पोटेंशियल डिफरेंस हायर होगा, ज़्यादा होगा, वो मान लीजिए आपका ऊंचाई वाला स्थान है। और जिस बिंदु का पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा, तुलना करें अगर दो बिंदुओं की, तो दूसरे बिंदु का पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा, वो आपका ढलान वाला क्षेत्र है। इस तरीके से आप बिल्कुल लेमैन्स लैंग्वेज में समझ सकते हैं। तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ आपका करंट जो है फ्लो होता है, विद्युत की धारा बहती है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें मैंने आपको बताई। अब हम पढ़ेंगे परिभाषा, कंडक्टर इंसुलेटर की परिभाषा वैसे मैंने आपको बता दी है, बिल्कुल लेमैन्स लैंग्वेज में मैंने आपको ये समझा दिया है। और चलिए अब देख लेते हैं। हमारे आसपास के तत्वों और उनके भौतिक गुणों जैसे लचीलापन, चरण, बनावट, रंग, ध्रुवीयता, घुलनशीलता आदि के आधार पर अलग अलग करते हैं। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, तत्वों का एक और बहुत ही महत्वपूर्ण वर्गीकरण विद्युतीय आवेश की उनकी चालकता के आधार पर किया जाता है, अर्थात कंडक्टर और इंसुलेटर। आगे आके हम डायोड, ट्रांजिस्टर, सेमीकंडक्टर, अर्धचालक सब पढ़ेंगे। यदि हम एक बैटरी को एक छोटे से एलईडी बल्ब के साथ साधारण प्रयोग करते हैं, तो हम देखेंगे कि जब बैटरी का बल्ब के बीच इलेक्ट्रिक सर्किट प्लास्टिक या कपास के धागे का उपयोग करके पूरा हो जाता है, तो बल्ब चमकता नहीं है, मतलब बल्ब नहीं जलता है। अगर आप बैटरी से बल्ब को कनेक्ट करते हैं प्लास्टिक के वायर या फिर धागे का इस्तेमाल करके, तो बल्ब में करंट नहीं आएगा और बल्ब जलेगा नहीं। जबकि अगर हम तांबे की धातु के तार का उपयोग करते हैं तो बल्ब जल उठता है। यह दर्शाता है कि कुछ तत्व बैटरी से बल्बों तक चार्ज का हस्तांतरण करने में सक्षम होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने तांबे का यूज़ किया तार का, तो बैटरी से जो चार्ज था, बैटरी में करंट था स्टोर, वो उठ के कहाँ आया? ट्रांसफ़र हुआ बल्ब के अंदर, जबकि अन्य नहीं करते। और धागा और प्लास्टिक यूज़ किया तो ऐसा नहीं हुआ। तो ये क्या दर्शाता है? कुछ तत्व जो हैं बिजली के चालक होते हैं, कुछ कुचालक होते हैं। यही बात यहाँ पे बता रहा है। तत्वों के वर्गीकरण के आधार पर उनकी विद्युता चालकता है। आइए हम इस व्यापक लेख में कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में अधिक जानें। पहला, कंडक्टर क्या है? सरल शब्दों में अगर बताऊं आपको, मैंने बता दिया है वैसे तो। विद्युत कंडक्टर को उन सामग्रियों के रूप में परिभाषित किया जाता है जो बिजली को उनके माध्यम से आसानी से प्रवाहित होने की अनुमति देते हैं। कंडक्टर की यह संपत्ति, यानी कि कंडक्टर का ये गुण, चालकता वाला गुण, यानी कि बिजली को अपने अंदर से पास होने का जो गुण है कंडक्टर का, उन्हें बिजली का संचालन की अनुमति देते हैं। चालकों के रूप में जाना जाता है इनको। एक चालक में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को विद्युतीय प्रवाह के रूप में जाना जाता है। मैंने आपको बताया बिजली का प्रवाह जो होता है कुछ नहीं होता, ये एक ही दिशा में इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह होता है तो करंट बन जाता है, फिर वही बिजली कहलाती है। कंडक्टर के माध्यम से उस धारा को प्रवाहित करने के लिए आवश्यक बल को वोल्टेज के रूप में जाना जाता है। जब एक आवेश को ऐसे तत्व में स्थानांतरित किया जाता है तो वह वस्तु की सतह पर पूरी तरह वितरित हो जाता है। जब भी कोई चार्ज को हम एक कंडक्टर के माध्यम से स्थानांतरित करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, तो जो तार होता है, वायर होता है, चालक होता है, उसके सतह पर जो ये चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का, ये पूरी तरह से क्या होता है? फैल जाता है उसकी सतह पर। और इसका परिणाम क्या होता है? वस्तु में इलेक्ट्रॉन की गति होने लगती है। इस विद्युतीय कंडक्टर को स्थानांतरित किए गए आवेश तब तक वितरित होते हैं जब तक कि अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन के क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन के बीच प्रतिकर्षण का बल न्यूनतम मूल्य तक कम नहीं हो जाता। और ऐसा कब तक होगा? जब तक कि इलेक्ट्रॉन क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉन के बीच का प्रतिकर्षण जो बल है वो न्यूनतम मूल्य तक कम नहीं हो जाता। जब ऐसी वस्तु को किसी अन्य कंडक्टर के संपर्क में लाया जाता है तो चार्ज कंडक्टर के दूसरे जब ऐसी वस्तु को किसी अन्य वस्तु के संपर्क में लाया जाता है तो चार्ज पहले कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर में स्थानांतरित हो जाता है, जब तक कि चार्ज के कारण समग्र प्रतिकर्षण कम से कम नहीं हो जाता। देखिए,
धातु, मनुष्य और पृथ्वी सभी कंडक्टर हैं। जो हमारी पृथ्वी है ये भी बिजली के करंट को यानी कि विद्युत की धारा को अपने अंदर से प्रवाहित होने देती है, तो ये भी एक चालक है। धातु यानी कि मेटल्स, ओके, जितने भी धातु हैं वो भी चालक की कैटेगरी में आएंगे, चालक की श्रेणी में आएंगे सभी धातु। और फिर मनुष्य, मनुष्य का जो शरीर होता है वो भी एक चालक का काम करता है। आपने देखा होगा अक्सर घरों में बिजली का काम करते हुए अगर आपका हाथ वायर पे टच हो गया गलती से तो आपको झटका लगता है। वो क्यों लगता है? क्योंकि हमारे शरीर से करंट बहने लगता है और वो जमीन में जाता रहता है, हमारे पैर जमीन पे होते हैं तो सर्किट बन जाता है एक, और वायर से करंट हमारे शरीर से होते हुए जमीन की तरफ चलता है, इसलिए हमें झटका लगता है। अब नीचे दिए गए विषयों को देखना चाह सकते हैं आप, जैसे कि अर्ध चालक और इंसुलेटर, बाह्य चालक और विद्युतीय इंसुलेटर। अब कुछ कंडक्टर के उदाहरण पढ़ेंगे। देखिए कंडक्टर के उदाहरण वैसे तो मैंने आपको बताए, सभी धातु वातु जितने भी हैं आपके ये सभी कंडक्टर के उदाहरण हैं, ठीक है। ग्रेफाइट जो है मानव शरीर और पृथ्वी बिजली के अच्छे कंडक्टर होते हैं, ठीक है। ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट जानते हो आप, पेंसिल की नोक जो बनी होती है वो ग्रेफाइट होता है। मनुष्य का शरीर, पृथ्वी, ये सभी क्या हैं? बिजली के अच्छे कंडक्टर हैं। कुछ सामान्य कंडक्टरों के उदाहरण मैं आपको देता हूं, जैसे कि तांबा हो गया, सोना हो गया, लोहा हो गया, ठीक है। ये सभी अच्छे कंडक्टर हैं बिजली के। अब बात करेंगे इंसुलेटर क्या है। तो इंसुलेटर ऐसी सामग्री है जो तत्व के एक कण से दूसरे में इलेक्ट्रॉन के मुक्त प्रवाह को बाधित करती है। यदि हम किसी भी बिंदु पर इस तरह के तत्व को कुछ मात्रा में चार्ज स्थानांतरित करते हैं तो चार्ज प्रारंभिक स्थान पर रहता है और सतह पर वितरित, सतह पर क्या होता है? देखिए सतह पर वितरित नहीं होता, ठीक है। ऐसे तत्व को चार्ज करने की सबसे आम प्रक्रिया रगड़क चार्ज करना, यानी कि उनको रगड़ के चार्ज करना, कुछ तत्वों के लिए उपयुक्त सामग्री की मदद से किया जाता है। जैसे कि इंसुलेटर के उदाहरण हैं प्लास्टिक हो गया, लकड़ी हो गया, ग्लास हो गया, ये सभी कुचालक हैं, बिजली की धारा को अपने में से प्रवाह नहीं होने देते। अब कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच का अंतर जानेंगे। तो देखिए चालक और कुचालक, जिसको कि विसंवाहक भी कहते हैं, कुचालक। तो चालक में क्या होता है? जो भी सामग्री बिजली या गर्मी को एक माध्यम से पारित करने की अनुमति दे वो चालक हो गई, और जो सामग्री गर्मी और बिजली को अपने अंदर से पारित ना होने की अनुमति दे, ना होने दे, वो हो गया कुचालक। चालक जो है उसके उदाहरण है चांदी हो गया, एल्युमिनियम हो गया, लोहा हो गया, कॉपर हो गया, तांबा जिसको कहते हैं। कुचालक के उदाहरण हैं कागज हो गया, लकड़ी हो गया, रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सभी कुचालक हैं। अब चालक में बात करें तो इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के भीतर स्वतंत्र रूप से रहते हैं। जो चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, स्वतंत्र होते हैं वो। लेकिन यहाँ पे कुचालक के भीतर इलेक्ट्रॉन जो है, यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, स्वतंत्र रूप से ये ट्रांसफर नहीं हो सकते हैं कुचालक के अंदर। फिर चालक की बात करें तो चालक में क्या होता है? विद्युत क्षेत्र सतह पर मौजूद है लेकिन अंदर से शून्य है। और कुचालक की बात करें तो बिजली का क्षेत्र मौजूद ही नहीं है यहाँ पे कुचालक में। अब देखिए कुछ अक्सर पूछे जाने वाले सवाल और उनके जवाब देखेंगे। कंडक्टर और इंसुलेटर पर अक्सर पूछे जाते हैं। पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक प्रवाहकीय तत्व है, यानी कि चालकता सबसे ज्यादा किसकी होगी इनमें से। तो देखिए तांबा दिया है, लोहा दिया है, सिलिकॉन दिया हुआ है और चांदी दिया हुआ है। इसमें से तीन जो हैं, तांबा, लोहा और चांदी, ये तो चालक हैं, और सिलिकॉन मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ये अर्धचालक है। तो चालकता की अगर बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे लोग जवाब देंगे तांबा, ठीक है, क्योंकि तांबे का वायर ही उन्होंने यूज होते हुए देखा है घरों में, फिटिंग्स में। लेकिन ऐसा नहीं है, तांबे से अच्छा जो चालक है वो आपकी चांदी है। तो यहाँ पे सही जवाब चांदी होगा। चांदी के तार हम इसलिए यूज नहीं करते हैं बिजली के काम में, क्योंकि चांदी कॉस्टली होती है और भी काफ़ी सारे कारण होते हैं। तो चांदी यहाँ पे चालकता में सबसे अच्छी होगी, तांबा, लोहा, सिलिकॉन और चांदी में से। अगला क्वेश्चन है
देखिए, धातुएं बिजली के तारों को बनाने के लिए सामग्री का पसंदीदा विकल्प क्यों है? धातुओं से ही बिजली के तार बनते हैं ना, क्योंकि धातुएं जो है विद्युत तार बनाने के लिए, विद्युत तार बनाने के लिए धातुएं जो हैं, क्योंकि वे बिजली के अच्छे चालक होते हैं, इसलिए धातुओं का बिजली के वायर बनाए जाते हैं मेटल से। अब अगला सवाल है, जिस सामग्री का प्रतिरोध शून्य है, यानी कि प्रतिरोध क्या है भाई? प्रतिरोध वो गुण है किसी भी चालक का जिसके माध्यम से वो बिजली के प्रवाह को खुद में से बहने से रोकता है। ओके, तो रेजिस्टेंस कहते हैं इसको इंग्लिश में। जिस भी सामग्री का प्रतिरोध शून्य है उसे रिक्त स्थान के रूप में जाना जाएगा, तो उसे कहते हैं सुपर कंडक्टर। ओके, जिस भी धातु का या जिस भी सामग्री का, जिस भी तत्व का, जिस भी पदार्थ का प्रतिरोध शून्य है, मतलब वो बिल्कुल ही प्रतिरोध नहीं करता है, रोकता नहीं है, बिजली के प्रवाह को खुद में से जाने के लिए बिल्कुल रोकता नहीं है, शून्य होता है उसका प्रतिरोध, तो वो क्या कहलाएगा? वो धातु या वो चालक जो है वो कहलाएगा अति संवाहक, यानी कि सेमीकंडक्टर। ठीक है, सेमीकंडक्टर कहते हैं इसको, सॉरी सुपर कंडक्टर कहते हैं इसको, सुपर कंडक्टर। सेमीकंडक्टर तो अर्धचालक होता है और सुपर कंडक्टर होता है अति संवाहक। ठीक है, अति संवाहक सुपर कंडक्टर, इंग्लिश में इसको बोलते हैं सुपर कंडक्टर। अब देखिए, सेमीकंडक्टर क्या होता है, यानी कि अर्धचालक क्या होता है? अर्धचालक एक ऐसी सामग्री है जिसकी विद्युतीय चालकता एक कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में आती है, मतलब दोनों के बीच में इसकी चालकता रहती है, चालक और अर्धचालक, चालक और कुचालक के बीच की। ना तो ये बिजली को रोकता है बिल्कुल अपने में से पास होने के लिए, और ना ही बिल्कुल अच्छे तरीके से बिजली को पास होने देता है, मतलब ये कुछ अवरोध भी करता है और कुछ बिजली को निकलने भी देता है खुद में से। ऐसा होता है आपका सेमीकंडक्टर। बिजली की छड़ का उद्देश्य क्या है? देखिए, एक बिजली की छड़ का उद्देश्य सर्ज को अवरुद्ध करके और जमीन पर अपनी धाराओं का मार्गदर्शन करके बिजली के नुकसान से संरचनाओं की रक्षा करना है। देखिए, जो बिजली की छड़ यूज़ करते हैं हम, मतलब अर्थिंग जो यूज़ करते हैं, वो क्या होता है, जब भी एक्स्ट्रा आपको करंट मिल जाता है, गलती से हाई वोल्टेज आ गया आपकी सप्लाई में, मेन सप्लाई में, तो वो बिजली की छड़ से जो है ज़मीन में चला जाता है। और आपने देखा होगा अक्सर बड़ी बड़ी जो ऊंची ऊंची इमारतें होती हैं उन पे एक लोहे का त्रिशूल या छड़ी जैसे एक डंडा लोहे का लगाया जाता है उनकी छत के ऊपर। वो क्यों लगाया जाता है? क्योंकि जो आसमान में बिजली कड़कती है ये भी एक विद्युत ही होती है, करंट होता है, बहुत हैवी करंट होता है, बहुत ही बड़ा मात्रा में ये चार्ज होता है जो आसमान में बिजली कड़कती हुई आप देखते हैं। तो वो बिजली अगर गिरती है तो वो क्या होगी, उस बिल्डिंग को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, और छत पर जो छड़ लगी हुई है उस छड़ से होते हुए वो जो डंडा होता है लोहे का, वो उस छत से लेकर जमीन में गाड़ा जाता है, और वो बिजली जब गिरती है उस इमारत के ऊपर तो उस छड़ से होते हुए वो पृथ्वी में चली जाती है और इमारत का कोई भी नुकसान होने से बच जाता है। ठीक है, वे कौन से कारक हैं जो एक चालक की प्रतिरोधता को प्रभावित करते हैं? तो देखिए, कुछ कारक हैं जो चालक की प्रतिरोधता होती है ना, रेजिस्टेंस, उसको प्रभावित करते हैं। एक चालक की प्रतिरोधता इन चीज़ों पर निर्भर करती है। पहला तो तापमान, और दूसरा वो सामग्री जिसके साथ चालक का निर्माण किया गया है, मतलब वो धातु जिस धातु से चालक बनाया गया है, और एक तापमान, टेम्परेचर, इन दोनों पे चालक की जो है प्रतिरोधता निर्भर होती है, ये याद रखिएगा। शून्य प्रतिरोध के साथ सामग्री को क्या कहेंगे? तो मैंने बताया शून्य प्रतिरोध अगर होगा, देखिए कुछ परीक्षाओं से संबंधित बेसिक क्वेश्चन आपको यहाँ करवा रहा हूँ। अगर किसी भी सामग्री का प्रतिरोध शून्य होगा तो उसको क्या कहेंगे? अति संवाहक, यानी कि सुपर कंडक्टर कहा जाएगा। दूसरा सवाल देखिए, सबसे प्रवाहकीय सामग्री का चयन करें, तो चांदी, लोहा और तांबा और सिलिकॉन में से चांदी होगा। अगला सवाल है, प्रतिरोध के व्युत्क्रम का चयन कीजिए, यानी कि प्रतिरोध का उल्टा, यानी कि रेजिस्टेंस। प्रतिरोध क्या होता है? रेजिस्टेंस का उल्टा क्या होगा? प्रतिरोध का उल्टा क्या होगा? चालकता होगा ना, तो चालकता आ जाएगा आंसर यहाँ पे। प्रतिरोध का उल्टा होगा चालकता, यानी कि रेजिस्टेंस का उल्टा होगा कंडक्टेंस। फिर एक और सवाल है कि चालक का प्रतिरोध किसके लिए सीधे अनुपातिक है? मतलब
जो कंडक्टर होता है उसकी जो रेजिस्टेंस होती है, रेजिस्टेंस जो होती है कंडक्टर की, वो इसके सीधे अनुपातिक होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो वो होता है उसकी लंबाई के सीधे अनुपातिक होता है। मतलब जितना लंबा तार होगा उतना ही ज़्यादा उसके अंदर प्रतिरोध होगा, बिजली की धारा को बहने के लिए रोकेगा वो तार। जितना लंबा तार होगा उतना ही ज़्यादा प्रतिरोध होगा, ये ध्यान रखिएगा। लंबाई पे निर्भर करता है, बाकी उस तार की मोटाई कितनी है और वो कितना पतला है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता प्रतिरोध पर, क्योंकि वो तो सतह से होकर बहता है ना। बिजली की धारा जो प्रवाह करती है वो सतह से निकलती है, ऊपर से, उसकी सतह के ऊपर से, ना कि उसके मध्य में से। मध्य में तो बिजली का क्षेत्र शून्य होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो लंबाई से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रतिरोध किसी भी चालक का। अब देखिए पूछा गया है कि इनमें से बेजोड़ चुनिए। दिया गया क्या है, तांबा, ऊन, गिलास और प्लास्टिक। अब ऊन, गिलास और प्लास्टिक तो कुचालक हैं, बिजली के प्रवाह को रोकते हैं, लेकिन तांबा जो है ये चालक है, तो तांबा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, तांबा बेमेल है इन चारों में से, तांबा। अब मैं आपको कंडक्टर और अर्धचालक और इंसुलेटर के बारे में कुछ और जानकारियां देना चाहूँगा। देखिए, कंडक्टर, अर्धचालक और इंसुलेटर को उनकी चालकता और अन्य गुणों के आधार पर प्रतिष्ठित किया जा सकता है। धातुएं जैसे कि कंडक्टर कमरे के तापमान पर चालकता दिखाते हैं। ठीक है, कुछ मेटल्स होते हैं जो कमरे के तापमान पर चालकता दिखाते हैं, वही आपके कंडक्टर होते हैं। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, तापमान बढ़ता है, उनकी चालकता में कमी आती है। तो चालकता में कमी आती है टेम्परेचर बढ़ने के साथ, चालक की बात कर रहा हूँ। ठीक है, हालांकि अर्धचालक कम तापमान पर इंसुलेटर के रूप में कार्य करते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जो सेमीकंडक्टर होते हैं, अर्धचालक होते हैं, वो कम तापमान पर क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। मतलब अगर तापमान कम है तो वो बिजली की धारा को अपने में से पास नहीं होने देंगे, कौन, अर्धचालक। लेकिन तापमान बढ़ने पर वो बिजली की धारा को प्रवाह होने देते हैं। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है, इसलिए उनके संचालन गुण भी बढ़ते हैं। और इंसुलेटर में तापमान भिन्नताओं का ऐसा कोई प्रभाव नहीं देखा जाता। अगर इंसुलेटर की बात करें तो इंसुलेटर में चाहे तापमान कम हो, चाहे तापमान कितना भी बढ़ा दो, उसमें से आप करंट को, बिजली की धारा को पास नहीं करवा सकते तापमान को चेंज करके। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि कंडक्टर क्या होते हैं, चालक क्या होते हैं। चालक में अगर तापमान आप बढ़ा दोगे तो क्या होगा, चालक की बात कर रहा हूँ, चालक में तापमान बढ़ाने पर चालकता कम होगी। लेकिन वहीं पर अर्धचालक की बात की जाए तो तापमान बढ़ाने पर अर्धचालक की चालकता बढ़ेगी। देखिए यहाँ पे देखिए, जैसे जैसे चालक में क्या होता है, जैसे जैसे तापमान बढ़ता है चालकता कम होती है। ठीक है, और अर्धचालक में क्या होता है, अर्धचालक में जैसे जैसे तापमान बढ़ता है और इसके साथ साथ उसका संचालन गुण, अर्धचालक का जो संचालन गुण है वो भी बढ़ता है, यानी कि चालकता भी उसकी बढ़ने लगती है। इंसुलेटर में तापमान का कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है, इंसुलेटर और कंडक्टर जो हैं ठोस हो सकते हैं, तरल भी हो सकते हैं, गैस भी हो सकते हैं। इंसुलेटर और कंडक्टर जो होते हैं, यानी कि चालक और कुचालक जो होते हैं, ये ठोस भी हो सकते हैं, तरल के रूप में भी हो सकते हैं, गैस के रूप में भी हो सकते हैं। और कुछ अपवादों में, जैसे कि ग्लास है, ये ठोस है जो एक इंसुलेटर है। ग्लास क्या है, कुचालक है ना, इंसुलेटर है। तो तापमान, उच्च तापमान पर पिघलने पर अगर ग्लास को आप बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर शीशे को पिघला दें, ग्लास को पिघला दें, तो फिर ये क्या करेगा, फिर ये चालक बन जाता है। देखिए, शीशा जो है वो अपने प्राकृतिक रूप में ठोस में पाया जाता है। ठोस अवस्था में अगर शीशे की बात करूं, ग्लास की बात करूं, तो वो कुचालक होता है, कुचालक होता है, इंसुलेटर होता है। लेकिन अगर उसी शीशे को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर पिघला के तरल बना दिया जाए, तो तरल बनने के बाद वो चालक बन जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, दूसरी ओर अर्धचालक जो होते हैं, सेमीकंडक्टर, वो केवल ठोस रूप में ही पाए जाते हैं, वो आपके तरल या गैस रूप में नहीं मिलते, अर्धचालक। ठीक है, तरल पदार्थ कंडक्टर या इंसुलेटर हो सकते हैं। तरल पदार्थ जो है ना, लिक्विड, वो या तो आपके कंडक्टर होंगे या चालक होंगे या फिर कुचालक होंगे। अन्य गुणों पर निर्भर करते हैं। यद्यपि पूर्ण शुद्ध पानी, जो प्योर शुद्ध पानी होता है,
ठीक है, वो क्या होता है, इंसुलेटर होता है। जो घरों में पानी पाया जाता है इसमें कुछ अशुद्धियां होती हैं, इम्प्यूरिटीज होती हैं, और उसके कारण घर वाला जो साधारण पानी होता है ये आपका चालक का काम करता है। बिजली की धारा पानी में से प्रवाह करती है क्योंकि उसमें अशुद्धियां मिली हुई हैं। लेकिन जो पूर्ण रूप से शुद्ध पानी होता है वो बिजली की धारा को खुद में से प्रवाहित नहीं होने देता और वो कुचालक होता है। ठीक है, तो एक तरल का उदाहरण यहाँ पे मैंने दिया, शुद्ध पानी का। फिर तरल धातुएं विद्युतीय प्रवाह किए हैं। तरल जो धातुएं होती हैं, मेटल्स होती हैं, मेटल्स जैसे लोहा, चांदी, सोना, तांबा, इनको अगर आप पिघला दें, लिक्विड बना दें, तो भी ये क्या करेंगी, तो भी ये चालक ही रहेंगी। ठीक है, इनमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। फिर आयनित होने पर अगर गैसों का आयनाइजेशन कर दिया गया है और गैसों को आयनित कर दिया गया है तो वो भी विद्युतीय प्रवाह की हो जाती हैं। गैस भी आयनाइजेशन होने पर बिजली के प्रवाह को प्रवाहित होने देती हैं खुद के अंदर से। ठीक है, लेकिन बिना आयनित करने के, अगर किसी गैस का आयनितीकरण नहीं किया गया है, आयनाइजेशन नहीं किया गया है, तो फिर वो कुचालक रहेगी। साधारण अवस्था में गैस कुचालक रहेगी, लेकिन अगर आपने गैस को आयनित कर दिया है तो फिर वो चालक बन जाती है। अब देखिए चालकता के बारे में कुछ चीजें पढ़ेंगे, कंडक्टेंस के बारे में। चालकता क्या होती है, गर्मी, बिजली या ध्वनि, ये तो परिभाषा बता रहा हूं चालकता की, कंडक्टेंस की। कि चालकता वो गुण है जिसके माध्यम से गर्मी यानी कि हीट, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी और ध्वनि यानी कि साउंड जैसी किसी चीज को प्रसारित करने की घटना होती है। ये एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच जाती है, गर्मी, बिजली या साउंड, तो उसे चालकता कहते हैं। इसलिए किसी भी सामग्री की चालकता और एक निश्चित अंतराल की उपस्थिति के आधार पर इन्हें सामग्री को, जो भी सामग्री है, इनको चालक, अर्धचालक और कुचालक के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए तुलना चार्ट देखिए आप, तुलना चार्ट देखिए, तुलना का आधार क्या है, और तुलना करेंगे चालक की, अर्धचालक की और कुचालक की। अब देखिए चालक जो होता है इसमें पढ़ते हैं कंडक्टर वह पदार्थ है जो उनके माध्यम से गर्मी या बिजली को प्रसारित होने देता है। ठीक है, और अर्धचालक क्या है, अर्धचालक ऐसे पदार्थ हैं या सामग्री हैं जो कंडक्टर के रूप में कार्य कर सकते हैं, साथ ही साथ विभिन्न परिस्थितियों में इंसुलेटर, अर्धचालक के रूप में जाने जाते हैं। मतलब अगर कुछ खास कंडीशंस होती हैं, कुछ खास शर्तें होती हैं जिनके मध्य ये चालक बन जाते हैं, अर्धचालक, और कुछ खास परिस्थितियों में ये कुचालक भी बन जाते हैं, वो होते हैं आपके अर्धचालक। फिर बात करेंगे कुचालक की, इंसुलेटर जिसको कहते हैं अंग्रेजी में। इंसुलेटर वो पदार्थ होते हैं जिनके माध्यम से गर्मी या बिजली पारित करने की अनुमति नहीं होती है, वो ऐसा नहीं करने देते हैं, अपने अंदर से बिजली को, गर्मी को पास नहीं होने देते हैं। चालक की चालकता जो होती है उच्च होती है, बहुत ज़्यादा होती है। अर्धचालक की चालकता मीडियम होती है, मध्य में होती है, ना ही कम ना ही ज़्यादा। और कुचालक की चालकता एकदम कम होती है, सबसे कम। ठीक है, तीनों की बात करें तो सबसे कम कुचालक की चालकता होती है, और होती ही नहीं है कई में तो। ठीक है, देखिए फिर निश्चित अंतराल की अगर बात करें तो चालक में कोई निश्चित अंतराल नहीं होता। ठीक है, अर्धचालक में छोटे छोटे निश्चित अंतराल होते हैं, लेकिन कुचालक में एक बड़ा निश्चित अंतराल होता है। ठीक है, प्रतिरोधकता की बात करें तो प्रतिरोध जो है, रेजिस्टेंस जो है, बिजली के बहाव को रोकने का गुण उसका जो चालक है उसका सबसे कम होता है। अर्धचालक का मध्य में होता है, लेकिन कुचालक का बहुत ज़्यादा होता है। प्रतिरोधकता का गुण कुचालक के अंदर बेहद ज़्यादा होता है। तापमान गुणांक की बात करें तो तापमान गुणांक जो है ये कंडक्टर में यानी कि चालक में तो पॉजिटिव होता है, अर्धचालक में आपका नेगेटिव होता है तापमान गुणांक, और जो आपका इंसुलेटर होता है कुचालक उसमें भी नेगेटिव होता है। चालकता मान की अगर बात करें, ये पूछा जा सकता है चालकता मान।
देखिए चालकता मान, अगर चालक की बात करूं तो उसकी चालकता मान होती है 10⁻⁷ मोह पर मीटर। ओके, तो 10⁻⁷ मोह याद रखिएगा। अर्धचालक की अगर बात करूं तो उसकी चालकता मान होती है 10⁻⁷ मोह से लेकर 10⁻⁻13। ओके, यहाँ तक होती है। और अगर मैं बात करूं इंसुलेटर यानी कि कुचालक की, तो इसकी चालकता मान जो होती है वो 10⁻⁻13 मोह से लेकर नगण्य यानी शून्य के बराबर होती है चालकता मान इसकी। अब बात करेंगे चालन की। चालन में अगर आपको पढ़ाऊं चालक के बारे में, तो चालक का चालन के लिए कई इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। चालक के अंदर फ्री स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होते हैं। अर्धचालक में चालन के लिए इलेक्ट्रॉन की बहुत कम संख्या मौजूद होती है, लेकिन कुचालक में चालन के लिए इलेक्ट्रॉन की संख्या तटस्थ होती है, होते ही नहीं है, शून्य के बराबर होते हैं। प्रतिरोधकता मान की बात करें तो चालक का प्रतिरोधकता मान जो है, रेजिस्टेंस जो होती है चालक के अंदर, कंडक्टर के अंदर, उसका मान जो होता है वो होता है 10⁻⁵ ओम से कम। ठीक है, कुचालक की बात करें तो कुचालक में 10⁻⁵ ओम से अधिक होता है प्रतिरोधकता का मान। और अगर प्रतिरोधकता मान बताऊं अर्धचालक की, तो इसकी प्रतिरोधकता मान 10⁻⁵ से लेकर 10⁻+5 ओम तक हो सकती है। फिर बात करेंगे धारा प्रवाह की। तो धारा प्रवाह में चालक में जो होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की धारा प्रवाह होती है। अर्धचालक में ये इलेक्ट्रॉन्स और छेद के कारण होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स होते हैं, इंग्लिश में होल्स बोलते हैं। होल्स वो होते हैं जहां से इलेक्ट्रॉन हट जाते हैं, अपनी जगह छोड़कर निकल जाते हैं, वो होल्स होते हैं। और ये होल्स जो हैं बनाए जाते हैं, बढ़ाए जाते हैं इनकी संख्या अर्धचालक में अशुद्धियां मिलाकर। दो तरह के अर्धचालक होते हैं वैसे, पी और एन टाइप के, लेकिन वो सब चीजें यहाँ पे ज्यादा विस्तार हो जाएगा तो वो सब चीजें हमें नहीं पढ़नी है। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, देखिए चालक में तो धारा प्रवाह इलेक्ट्रॉन्स के कारण होती है, उसमें कोई होल्स नहीं होते हैं। लेकिन अर्धचालक में, सेमीकंडक्टर में दोनों होते हैं, इलेक्ट्रॉन और होल्स, और ये दोनों ही धारा प्रवाह में सहायता करते हैं। और इंसुलेटर में ये क्या होते हैं, यहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें तो अर्धचालक में सबसे बाहरी खोल जो होता है उसमें केवल एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। चालक में, सॉरी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, तो चालक में सबसे बाहरी खोल में केवल एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। वहीं पर अर्धचालक में बाहरी खोल में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि इंसुलेटर में, कुचालक में सबसे बाहरी जो खोल होता है इसमें 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर बात करेंगे बैंड का अतिव्यापी। तो चालक में वैलेंस और चालन बैंड ओवरलैप किए जाते हैं। देखिए दो तरह के क्षेत्र होते हैं, एक होता है वैलेंस बैंड जिसको कहते हैं, और एक होता है चालक बैंड। तो चालक के अंदर ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ढके हुए होते हैं, मतलब इन दोनों के बीच में कोई भी गैप नहीं होता, और इसी कारण से चालक की चालकता बहुत ज़्यादा होती है। और अर्धचालक में जो चालन बैंड है उसके बीच में और जो वैलेंस बैंड है उसके बीच में 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ऊर्जा अंतर होता है, यानी कि इतना गैप होता है दोनों बैंड्स के बीच में। अर्धचालक के केस की बात कर रहा हूँ। अर्धचालक में जो दोनों बैंड हैं, चालक बैंड तथा वैलेंस बैंड, इसके बीच का अंतर जो होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ये याद रखिएगा, ये पूछ सकते हैं आपसे। और वहीं पर अगर कुचालक की बात करूं, यानी कि इसकी बात कर रहा हूं इंसुलेटर की, तो दोनों जो बैंड होते हैं वैलेंस बैंड और चालन बैंड, इनके मध्य 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक का ऊर्जा अंतराल पाया जाता है, गैप पाया जाता है। इसी कारण बहुत बड़ा गैप हो जाता है दोनों बैंड्स के कारण। इसी कारण इंसुलेटर जो है सक्षम होता है बिजली को रोकने के लिए, वो बिजली को प्रवाह नहीं होने देता। ये गैप जो होता है ना, अंतराल बहुत ज़्यादा है, 6 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप होता है।
ठीक है। चालक में दोनों बैंड एक दूसरे के ऊपर होते हैं, ओवरलैप होते हैं, शून्य गैप होता है दोनों के मध्य, इसीलिए बिजली प्रवाह कर पाती है। अर्धचालक में गैप होता है लेकिन काफी कम होता है, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है, इसीलिए बिजली कुछ छोटी मात्रा में प्रवाह कर पाती है सेमीकंडक्टर में। लेकिन जो कुचालक होते हैं इनमें ये गैप जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है, और बिजली को इसी कारण ये रोक पाते हैं प्रवाहित होने से अपने अंदर से। ठीक है। फिर कंडक्टर एक धातु द्वारा बनाए जाते हैं, अर्धचालक संयोजक बंधन द्वारा बनाए जाते हैं। इनके बीच में जो बंधन होते हैं यानी कि बॉन्ड होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। जो कंडक्टर होते हैं, चालक होते हैं, उसमें कौन सा बॉन्ड होता है, तो उसमें धातु बंधन होते हैं। ठीक है, धातु बंधन होते हैं यानी कि मेटेलिक बॉन्ड होते हैं। और अर्धचालक के अंदर सह संयोजक बॉन्ड होते हैं, सह संयोजक बंधन होते हैं अर्धचालक के अंदर। इंसुलेटर के अंदर आयनिक बॉन्ड होते हैं, ये भी पूछ सकते हैं आपसे। धातु बंधन चालक के अंदर, सह संयोजक बंधन अर्धचालक के अंदर पाए जाते हैं। और इंसुलेटर आयनिक बॉन्ड जो होते हैं वो इंसुलेटर के अंदर आयनिक बॉन्ड पाए जाते हैं। यहां पे ध्यान दीजिएगा। फिर बात करते हैं हम उदाहरण की। तो चालक के उदाहरण सोना हो गया, कांस्य हो गया, रजत हो गया, बुध हो गया, तांबा, पीतल, ये सब क्या है, सभी धातुएं क्या हैं, चालक के उदाहरण हैं। सेमीकंडक्टर यानी कि अर्धचालक के उदाहरण मैंने आपको बता दिए थे शुरुआत में, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, जर्मेनियम। ओके, ये सब क्या हैं, ये सब आपके सेमीकंडक्टर्स हैं। और अगर इंसुलेटर की बात करें यानी कि कुचालक की बात करें तो कागज हो गया, लकड़ी हो गया, प्लास्टिक हो गया, शीशा हो गया, गिलास, ओके, अबरक हो गया, ये सारे के सारे आपके कुचालक हैं। अब कंडक्टरों की परिभाषा मैंने आपको बता दी है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ने की कोई ज़रूरत है नहीं। यहाँ पे ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। कंडक्टर क्या होते हैं बहुत अच्छे से बताई है। कंडक्टरों के अनुप्रयोग, चालक के उपयोग देख लीजिए। लोहे का उपयोग वाहन इंजन के निर्माण में गर्मी का संचालन करने के लिए किया जाता है। वाहन का जो इंजन होता है, कार का, बाइक का इंजन, वो क्यों बनाया जाता है, लोहे का। चालक का क्यों बनाया जाता है, प्लास्टिक का क्यों नहीं बनाया जाता, बताओ। गिलास का भी तो बना सकते हैं, रबड़ का क्यों नहीं बनाते। आपने कभी सोचा ये चीज़? इसलिए नहीं बनाते क्योंकि जब इंजन चलता है तो उसमें कंबशन होता है। कंबशन मतलब ज्वलन, आग लगती है सिलेंडर के अंदर, पेट्रोल और हवा का मिश्रण जो होता है उसमें। तो आग से इंजन गर्म होगा, हीट पैदा करेगा, और हीट जब स्थानांतरित नहीं हो पाएगी तो वो इंजन काम नहीं करेगा और ख़राब हो जाएगा, उसका तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तब। लेकिन अगर आप उसको चालक का बना देते हैं, धातु का बना देते हैं, लोहा, चांदी, तांबा, सोना, पीतल, इस चीज़ का अगर आप इंजन बना देते हैं तो फिर क्या होगा, उस इंजन की जो गर्मी है वो वातावरण में स्थानांतरित होती रहेगी और इंजन ठंडा होता रहेगा, क्योंकि चालक जो हैं वो गर्मी को स्थानांतरित होने के लिए अनुमति दे देते हैं। ठीक है। लोहे की प्लेट अधिक गर्मी को अवशोषित करने के लिए स्टील की बनी होती है। ठीक है। एल्यूमिनियम का उपयोग खाना पकाने के लिए बर्तनों में किया जाता है, जो गर्मी को अवशोषित कर और संग्रहित करता है। और यहाँ तक कि उनका उपयोग भोजन को पैक करने के लिए भी किया जाता है। फिर मरकरी जो होता है, पारा, इसका उपयोग शरीर के तापमान को नापने के लिए किया जाता है। जो थर्मामीटर में पारा भरा जाता है, आपने देखा होगा। सेमीकंडक्टर की परिभाषा मैं आपको बता चुका हूँ, ये भी पढ़ने की कोई आवश्यकता है नहीं। और ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ से आप ले लीजिएगा इस पीडीएफ को। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहाँ से आप इस पीडीएफ को ले सकते हैं भविष्य के लिए या रिवीजन के लिए। देखिए, अर्धचालक जो होते हैं ना, इनका उपयोग ट्रांजिस्टर, एकीकृत सर्किट यानी कि आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट जिसको बोलते हैं, और डायोड जैसे विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण में किया जाता है। सेमीकंडक्टर का उपयोग, ये उपकरण विश्वसनीय, कम लागत, उपयोग में आसान और शक्ति और कुशल होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, कुशल होते हैं। जर्मेनियम, सिलिकॉन, टेलुरियम, टिन,
और अन्य धातु ऑक्साइड अर्धचालक के कुछ उदाहरण हैं। तो यहाँ पे अर्धचालक के कौन कौन से उदाहरण आपको देखने को मिले? जर्मेनियम, सिलिकॉन, टेलुरियम, टीन और कुछ अन्य धातुओं के ऑक्साइड भी सेमीकंडक्टर के उदाहरण हैं। सेमीकंडक्टर का उपयोग देखिए, सेमीकंडक्टर अर्धचालक का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो इनका उपयोग बिजली के उपकरण बनाने में, प्रकाश उत्सर्जक बनाने में, ऑप्टिकल सेंसर में, ठीक है, किया जाता है, क्योंकि उनके पास वोल्टेज और वर्तमान हैंडलिंग क्षमताएं हैं जो, और उन्हें औद्योगिक नियंत्रण उपकरण, डेटा प्रोसेसिंग के साथ साथ संचार आदि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण में भविष्य के तत्वों के रूप में माना जाता है इन सेमीकंडक्टर्स को। फिर बात करेंगे इंसुलेटर्स की। तो इंसुलेटर क्या होते हैं मैंने बता दिया। अर्धचालक क्या होते हैं, कुचालक क्या होते हैं, यहाँ पे आपको पढ़ने की जरूरत है नहीं। कुचालक के प्रयोग देख लीजिए। यहाँ पे रबर का उपयोग जो है आमतौर पर प्रतिरोधक कपड़े के रूप में, टायर के रूप में, चप्पल के रूप में किया जाता है, क्योंकि ये अच्छे इंसुलेटर होते हैं, कुचालक होते हैं, ठीक है। विद्युतीय इंसुलेटर का उपयोग उच्च वोल्टेज प्रणाली, विद्युत सर्किट बोर्ड्स में किया जाता है, क्योंकि वे इंसुलेट सामग्री इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के साथ साथ उनके माध्यम से वर्तमान में भी बाधा डालते हैं, ठीक है, उनके प्रवाह में बाधा डालते हैं। फिर विद्युत की जो केबल होती हैं, बिजली की तारें होती हैं, उन पर इंसुलेटर का एक प्लास्टिक का कवर चढ़ाया जाता है रबर का, तो वो इंसुलेटर का काम करता है। फिर किस में उपयोग होता है? ऊनी कपड़े और कंबल, और सर्दियों में शरीर को गर्म रखने के लिए उपयोग किए जाते हैं, क्योंकि ये इंसुलेटर होते हैं, शरीर की गर्मी को वातावरण में नहीं जाने देते और सर्दी के मौसम में हमारे शरीर को गर्म रखते हैं। ऊन के कपड़े हो गए, कंबल हो गए, ठीक है। फिर ये चीज़ मैंने आपको बता दी है, ये आप पढ़ लीजिएगा, PDF ले लीजिएगा वहाँ से, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। यहाँ से इतना ही आपको जानना अच्छा रहेगा। अब अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, प्रतिरोधकता और ये सारे गुणांक, प्रतिरोधकता गुणांक क्या होता है, ठीक है। अब बात करेंगे हम ये सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया है। अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं, सेमीकंडक्टर दो प्रकार के होते हैं भाई, N टाइप तथा P टाइप, ठीक है। अब पढ़ेंगे डायोड को। डायोड पढ़ेंगे, अब क्या पढ़ेंगे? डायोड। डायोड जो होती है इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर से ऊपर आ गए, 1 मिनट रुकिए, नीचे लेके आता हूं। थोड़ा सा समय लग रहा है, रुकिए अभी। हाँ, डायोड पढ़ेंगे। डायोड एक ऐसी वोल्टेज, डायोड जो होती है ना, ये एसी क्या होता है? अल्टरनेट करंट। जो आप अपने घरों में बिजली यूज़ करते हैं वो अल्टरनेट करंट होता है, एसी करंट होता है। जबकि जो बैटरीज वगैरह लगाते हैं, हम बैटरी लगाते हैं ना इन्वर्टर के अंदर, गाड़ी, कार, बाइक के अंदर, और जो ये घड़ी में सेल डालते हैं आप छोटे छोटे, ये भी बैटरी होती हैं। इनके अंदर जो करंट स्टोर होता है वो डीसी करंट होता है, डायरेक्ट करंट होता है, ठीक है। तो डायोड जो होता है ये एक एसी वोल्टेज सुधारक के उद्देश्य से काम करता है, जिसका अर्थ है कि वोल्टेज को केवल एक संधारित्र या फिल्टर का उपयोग करके एक दिशा का पालन करने के लिए प्रतिबंधित करता है, और एक डीसी वोल्टेज प्राप्त किया जा सकता है डायोड की मदद से, ठीक है। डायोड के प्रकार क्या क्या हैं? देखिए, एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहा है आपका डायोड। सिंपल भाषा में अगर बोलूं तो आप ये जान सकते हैं। डायोड के प्रकार देख लीजिए। जेनर डायोड होता है, इसका जो जेनर डायोड होता है इसका उपयोग उन स्थानों पर किया जाता है जहां वोल्टेज विनियमन की आवश्यकता होती है।
जेनर डायोड का उपयोग कहाँ होता है? जहां पर वोल्टेज के विनियमन की आवश्यकता होती है। पीएन जंक्शन डायोड होता है, और पीएन जंक्शन डायोड का उपयोग जो है फोटोनिक या फिर ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है, और इकाई फोटोन है इसकी। ठीक है, उदाहरण दूं आपको पीएन जंक्शन डायोड के, तो सोलर सेल यानी कि सौर कोशिकाएं, फिर दूसरी जो उदाहरण है पीएन जंक्शन डायोड की वो आपकी एलईडी है। एलईडी जो छोटे छोटे बल्ब होते हैं ना, माइन्यूट से छोटे छोटे, जो आपके आजकल बैटरी वगैरह में लगाए जाते हैं। एलईडीज जो आप घर में एलईडी बल्ब यूज़ करते हैं, उसको अगर खोल के देखेंगे उसके अंदर काफ़ी छोटे छोटे बल्ब होते हैं, वो भी दरअसल पीएन जंक्शन डायोड ही होते हैं। इस तरह का डायोड होता है वो आपका पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। फिर डिजिटल सर्किट के प्रकार देखेंगे हम। डिजिटल जो सर्किट होते हैं उसके प्रकार, यहाँ पर विशेष तर्क परिचालन डिजिटल सर्किट कर रहे हैं, और वे हैं आपके नोर गेट, नैंड गेट, नोट गेट। ये नहीं लिख दिया है ना हिंदी में, ये नोट है भाई, यहाँ पे क्या लिखेंगे? नोट गेट, ओ नोट गेट। और गेट एक्चुअल में ये होगा और गेट। ठीक है, और नैंड गेट। यहाँ पे आएगा नैंड गेट, यहाँ पे आएगा एंड गेट। देखिए नोर गेट ये सब डिजिटल सर्किट में आते हैं। नोर गेट, एंड गेट, नोट गेट, और गेट और नैंड गेट। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि नैंड गेट जो होता है यूनिवर्सल गेट होता है। ठीक है, नैंड गेट जो है ये दो गेट का मिला जुला रूप होता है, एंड और नोट गेट का। ठीक है, नोट ऑफ एंड उसको कहते हैं नैंड, नैंड गेट। अब नोर गेट में क्या होता है? ये होता है नोट ऑफ और का। ठीक है, और गेट का उल्टा होता है। नोट ऑफ और को क्या कहेंगे? नोर गेट। फिर नोट ऑफ एंड गेट को क्या कहेंगे? नैंड गेट। नोट गेट जो होता है, फिर और गेट होता है, और फिर नैंड गेट होता है। देखिए ये सभी जो गेट हैं ये डिजिटल सर्किट में उपयोग किए जाते हैं। इनमें दो टर्मिनल होते हैं, यानी कि दो बिंदु होते हैं जहां से आप इनपुट देते हैं। नोर गेट में अगर सबसे पहले आपको और गेट बताता हूं। और गेट में अगर आपने दोनों इनपुट में 1 1, देखिए डिजिटल सर्किट में, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में केवल दो ही डिजिट्स चलती हैं, 0 और 1। बाइनरी सिस्टम वहाँ पे होता है कंप्यूटर में, 0 और 1। तो 0 और 1 की फॉर्म में ही सब कुछ होता है वहाँ पे। तो यहाँ पे अगर इनपुट आप दोनों सिरों पर और गेट में 0 और 0 रखते हैं तो आपको आउटपुट भी 0 मिलेगा। ठीक है, अगर आप एक भी सिरे में 1 रख देते हैं और गेट में तो आउटपुट 1 हो जाता है। एंड गेट में तो इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, ये इंजीनियरिंग का टॉपिक है, आप सिर्फ ये जान लीजिए जो मैंने बताया। ठीक है, इसके कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे, जब पीएन जंक्शन को आगे पक्षपाती सेट किया जाता है तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं। हम संभावित बाधा में वृद्धि देख सकते हैं। हम मान शून्य कमी करने के लिए करने के लिए बहुमत वाहक वर्तमान में कमी देख सकते हैं। संभावित बाधा में कमी आई है, और इनमें से कोई नहीं। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इसी तरीके से दूसरा सवाल है ये आपका यहाँ पे। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं, और ट्रांजिस्टर की खोज के बारे में पढ़ेंगे, ये पूछा जा सकता है। ट्रांजिस्टर की खोज जो है, अब ट्रांजिस्टर की खोज किसने की थी? तो आप बोलोगे जॉन वार्डिन, वॉल्टर बैटाइन
और विलियम साकले ने 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था उस वर्ष में बेल लैब्स में पॉइंट कॉन्टेक्स्ट ट्रांजिस्टर में सबसे पहले काम करने वाले ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया। ठीक है, तो ये ट्रांजिस्टर की खोज थी। उसके बाद सेमीकंडक्टर क्या है मैंने बता दिया आपको क्या होता है सेमीकंडक्टर। और बाइपोलर जंक्शन क्या होता है ये देखिए। द्विध्रुवी ध्रुवी जंक्शन यानी कि बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर एक ठोस अवस्था उपकरण होता है जिसमें दो टर्मिनल होते हैं। एक टर्मिनल कलेक्टर कहा जाता है, दूसरा टर्मिनल उत्सर्जक होता है और इनके बीच वर्तमान प्रवाह को तीसरे टर्मिनल आधार यानी कि बेस के माध्यम से बहने वाली धारा की मात्रा द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, डायोड हमने पढ़ ही लिया, दो बार यहाँ पे इन्होंने लिख दिया है डायोड वायोड को। अब एक बार यहाँ पे फिर से देखेंगे थोड़ा सा, देखिए यहाँ पे कुछ अलग दे रखा है डायोड के बारे में। डायोड एक दो टर्मिनल इलेक्ट्रॉनिक घटक है जो मुख्य रूप से एक दिशा में बिजली का संचालन करता है, केवल एक ही डायरेक्शन में बिजली को प्रवाहित होने देती है डायोड। इसके एक छोर पर उच्च प्रतिरोध और दूसरे छोर पर कम प्रतिरोध होता है। ठीक है, डायोड क्या होता है, डायोड का उपयोग वोल्टेज को सीमित, ठीक है, सीमित करके सर्किट की रक्षा करने और एसी को डीसी में बदलने के लिए भी किया जाता है। सिलिकॉन और जर्मेनियम जैसे अर्धचालक का उपयोग डायोड का अधिकतम लाभ उठाने के लिए किया जाता है। डायोड जो बनी होती है सिलिकॉन और जर्मेनियम की बनी होती है जो अर्धचालक हैं। ठीक है, भले ही वे एक दिशा में वर्तमान संचारित करते हैं जिससे वर्तमान संचारित, यहाँ ये गलत छाप दिया इन्होंने, यहाँ पे वर्तमान की जगह करंट लिख लिया ना भाई, जहां जहां ये वर्तमान आ रहा है यहाँ पे करंट, ठीक है, करंट जहां जहां आपको वर्तमान लिखा हुआ दिखे इस पूरे पीडीएफ में तो मान लीजिएगा करंट, बिजली कहना चाह रहा है, करंट कहना चाह रहा है वो। ठीक है, क्योंकि इसको ट्रांसलेट किया गया तो ट्रांसलेट में करंट को उसने वर्तमान ट्रांसलेट कर दिया है। ठीक है, देखिए डायोड जो होता है इसका उपयोग वोल्टेज को सीमित करने में, और सीमित करके क्या होता है वो जो सर्किट होता है उसकी रक्षा की जाती है हाई वोल्टेज से, और एसी को डीसी में बदलने के लिए किया जाता है। इसमें सिलिकॉन और जर्मेनियम जो सेमीकंडक्टर होते हैं उसका उपयोग होता है। अर्धचालक का उपयोग डायोड का अधिकतम लाभ उठाने के लिए किया जाता है। भले ही वे एक दिशा में करंट संचारित करते हैं, बिजली को एक दिशा में बहने देते हैं, जिस तरह से वे संचारित करते हैं अलग अलग होता है। ठीक है, लेकिन संचारित करने का तरीका इनका अलग अलग होता है। विभिन्न प्रकार के डायोड हैं हमारे पास और प्रत्येक अपने प्रकार के अपने गुणों का उसके अंदर, मतलब प्रत्येक के अंदर अपनी अलग खूबी है और उसके अलग यूज हैं, उपयोग हैं। देखिए डायोड का चिन्ह जो होता है, डायोड का चिन्ह ऐसा होता है। डायोड दिखती कैसी है, डायोड ऐसी दिखती है, मतलब नीचे वाला जो है ये डायोड का फोटो है, ऐसा देखा होगा आपने। अगर आपने कभी कोई मोबाइल का चार्जर खोल के देखा हो, टूट गया हो, पुराना हो और नहीं देखा तो देख लेना खोल के। डायोड जो होता है ऐसे कलर का होता है, ब्लैक कलर का, उसके दोनों तरफ एक वायर होते हैं, एक इस तरफ और एक इस तरफ, और एक उस पर सिल्वर कलर की पट्टी होती है एक सिरे पर। ठीक है, सिल्वर कलर की गोल गोल पट्टी सी होती है डायोड पर एक साइड में। ठीक है, तो ये तो डायोड होता है जो आपको दिखने में ऐसा दिखता है, और इसका चिन्ह जो होता है ना वो ऐसा होता है, पहले एक एरो का निशान, फिर एक डंडी, और ठीक है, तो ये उसका सिंबल होता है जिसको हम यूज़ करते हैं जब हम सर्किट डिज़ाइन करते हैं। कॉपी पेन लेकर हम किसी सर्किट का डायग्राम बनाते हैं तो डायोड का चिन्ह इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। एक मानक डायोड, मानक डायोड क्या है, स्टैंडर्ड डायोड, प्रतीक को ऊपर दर्शाया गया है, आप देख लिए हैं। ठीक है, और ऊपर हम देख सकते हैं कि डायोड के दो टर्मिनल हैं जिनको एनोड और कैथोड के रूप में जाना जाता है। एरो हेड जो होता है, तीर वाला निशान जो है, ये आपका एनोड होता है, और आगे की जो पक्षपाती स्थिति में पारंपरिक वर्तमान फिर आ गया है यहाँ पे करंट, पारंपरिक करंट प्रवाह की दिशा का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ पे करंट आएगा CRRT,
विद्युत कह लीजिए, करंट कह लीजिए, बिजली कह लीजिए, इसकी प्रवाह की दिशा को प्रतिनिधित्व करता है। दूसरा सिरा कैथोड कहलाता है। मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर डायोड का सिंबल आप देखेंगे तो इसमें एक तीर का निशान है, ठीक है। तो तीर का जो निशान है ये एनोड कहलाता है और इसके अपोजिट जो है वो कैथोड कहलाता है। और ये जो तीर का निशान है, इसी दिशा में, जिस तरफ ये तीर का निशान है, इसी दिशा में बिजली का प्रवाह होता है। समझ गए? यही कह रहा है बस, और कुछ नहीं। डायोड का निर्माण देखिए। डायोड दो अर्धचालक सामग्री जैसे कि सिलिकॉन, दो अर्धचालक को जोड़ के डायोड बनाया जाता है। जैसे कि सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, इनमें से किसी एक से बने हो सकते हैं, ठीक है। जब एनोड वोल्टेज कैथोड वोल्टेज की तुलना में अधिक पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है, सकारात्मक मतलब पॉजिटिव हो जाता है, तो डायोड को आगे पक्षपाती कहा जाता है। आगे पक्षपाती मतलब फॉरवर्ड बाइस्ड, ओके, फॉरवर्ड बाइस्ड कहा जाता है। यहाँ पे आगे पक्षपाती, ध्यान दीजिएगा, फॉरवर्ड बाइस्ड इंग्लिश में कहते हैं इसको। जब एनोड जो है इसका वोल्टेज कैथोड की तुलना में ज़्यादा पॉजिटिव हो तो डायोड को कहेंगे कि फॉरवर्ड बाइस डायोड है। इसका एनोड का, जब एनोड का वोल्टेज, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, यही पूछ सकते हैं कि डायोड फॉरवर्ड बाइस्ड कब कहलाती है, ठीक है। आगे पक्षपाती कहा जाता है और यह अपेक्षाकृत कम वोल्टेज ड्रॉप के साथ आसानी से संचालित होता है। इसी तरह जब कैथोड वोल्टेज एनोड वोल्टेज की तुलना में, और जब कैथोड वोल्टेज एनोड वोल्टेज की तुलना में ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि कैथोड वाला वोल्टेज एनोड टर्मिनल वाले वोल्टेज से ज़्यादा हो जाएगा, तो उस डायोड को हम रिवर्स बाइस्ड डायोड कहेंगे उस स्थिति में। और डायोड प्रतीक में जो तीर है पारंपरिक करंट विद्युत प्रवाह की दशा को प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। यहाँ पे अब देखिए डायोड के प्रकार। डायोड के प्रकार जो हैं, डायोड के प्रकार पढ़ लेते हैं हम। कितने प्रकार के डायोड होते हैं, कितने टाइप्स के डायोड होते हैं। तो डायोड के प्रकार होते हैं, एक तो होता है एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड, जो आप देखते हैं अक्सर घरों में, ठीक है। फिर होता है लेजर डायोड, फिर होता है हिमस्खलन डायोड, फिर जेनर डायोड, एक होता है शॉकी डायोड, और एक होता है फोटो डायोड, और एक होता है आपका पीएन जंक्शन डायोड। इतने प्रकार के डायोड हैं। 7 तरह के डायोड हमने देखे। कौन कौन से डायोड होते हैं, तो आप बोलेंगे जेनर डायोड, लेजर डायोड, हिमस्खलन डायोड, प्रकाश उत्सर्जक डायोड, शॉकी डायोड, फोटो डायोड और पीएन जंक्शन डायोड। 7 डायोड देखे। ये देखिए डायोड के अलग अलग डायोड्स के निशान हैं। ये है आपका जंक्शन डायोड, ठीक है। ये है आपका जेनर डायोड, ये है आपका टनल डायोड, ये शॉकी डायोड का सिंबल है, निशान है, चिन्ह है, और ये वेक्टर डायोड है, इसका सिंबल है। डायक डायोड है, ट्रायक डायोड है, इसका सिंबल है। SCR इसका सिंबल है, और ये LED का सिंबल है, लाइट एमिटिंग डायोड का सिंबल ये होता है, और ये फोटो डायोड का सिंबल होता है, ठीक है। इसमें लाइट एमिटिंग डायोड में प्रकाश बाहर जा रहा है, मतलब उत्सर्जन हो रहा है प्रकाश का, और फोटो डायोड में प्रकाश जो है ये तीर के निशान से दिखा रहा है, प्रकाश अंदर आ रहा है, तो फोटो डायोड है ये आपका, ठीक है, मतलब प्रकाश को अवशोषित कर रही है। लाइट एमिटिंग डायोड के बारे में देखेंगे। जब इलेक्ट्रोड्स के बीच एक विद्युतीय प्रवाह इस डायोड से होकर गुजरता है तो प्रकाश का उत्पादन होता है। दूसरे शब्दों में प्रकाश तब उत्पन्न होता है जब पर्याप्त मात्रा में अग्रेषण धारा इसके माध्यम से गुजरती है। कई डायोड में उत्पन्न यह प्रकाश दिखाई नहीं देता क्योंकि आवर्ती स्तर है जो दृश्यता की अनुमति नहीं देता है। LED अलग अलग रंगों में उपलब्ध होती है। तिरंगे LED पाए जाते हैं जो एक समय में 3 रंगों का उत्सर्जन कर सकती है। हल्का रंग उपयोग किए गए अर्धचालक के ऊर्जा अंतर पर निर्भर करता है। फिर लेजर डायोड, यह एक अलग प्रकार का डायोड है क्योंकि यह सुसंगत प्रकाश पैदा करता है। यह CD ड्राइव, DVD और
लेज़र उपकरणों में अत्यधिक उपयोग किया जाता है। देखिए लेज़र डायोड जो होता है ये आपके जितने भी सीडी ड्राइव, जैसे घर में आप सीडी का कैसेट डाल के डीवीडी ड्राइवर और सीडी ड्राइवर रखे हुए हैं उनमें चलाते हैं ना, तो उस सीडी कैसेट को रीड करने के लिए जो लेज़र लाइट यूज़ होती है उसके अंदर ये लेज़र डायोड काम में आते हैं। ठीक है, फिर है हिमस्खलन डायोड। देखिए हिमस्खलन डायोड, यह डायोड एक रिवर्स पूर्वाग्रह प्रकार से संबंधित है और हिमस्खलन प्रवाह का प्रयोग करके संचालित होता है। जब वोल्टेज ड्रॉप स्थिर होता है और वर्तमान में स्वतंत्र, वर्तमान मतलब करंट है ना, और करंट से स्वतंत्र होता है तो हिमस्खलन का टूटना होता है। वे संवेदनशीलता के उच्च स्तर पर प्रदर्शन करते हैं और इसलिए फोटो का पता लगाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर जेनर डायोड है, जेनर डायोड के बारे में पढ़ेंगे। ये डायोड का सबसे उपयोगी प्रकार है, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली डायोड जेनर डायोड, क्योंकि यह एक स्थिर संदर्भ वोल्टेज प्रदान करता है, कांस्टेंट वोल्टेज प्रदान करता है। ये रिवर्स पूर्वाग्रह में संचालित होते हैं, ठीक है, रिवर्स बाइस्ड होते हैं और एक निश्चित वोल्टेज के आगमन पर ये टूट जाते हैं। यदि प्रतिरोध के माध्यम से गुजरने वाली धारा सीमित होती है तो एक स्थिर वोल्टेज उत्पन्न होता है। जेनर डायोड का व्यापक रूप से एक संदर्भ वोल्टेज प्रदान करने के लिए बिजली की आपूर्ति में उपयोग किया जाता है। फिर शॉकी डायोड पढ़ेंगे। इसमें अन्य सिलिकॉन पीएन जंक्शन डायोड की तुलना में कम फॉरवर्ड वोल्टेज है। ड्रॉप को देखा जाएगा जहां कम करंट है और उस चरण में वोल्टेज 0.15 से 0.4 वोल्टेज के बीच रहता है और उस प्रदर्शन को प्राप्त करने के लिए इन्हें अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। शॉकी डायोड का उपयोग रेक्टिफायर के रूप में किया जाता है। अत्यधिक रूप से शॉकी डायोड जो है ये रेक्टिफायर के रूप में काम ली जाती है। फिर बात करेंगे फोटो डायोड की। फोटो डायोड प्रकाश के परिणाम स्वरूप करंट प्रवाह की एक छोटी मात्रा की भी पहचान कर सकता है। ये प्रकाश का पता लगाने में बहुत सहायक होते हैं। यह एक रिवर्स बायस डायोड होता है और सौर कोशिकाओं को और फोटोमीटर में उपयोग किया जाता है। सोलर सेल्स और फोटोमीटर के अंदर आपका फोटो डायोड उपयोग होता है। यहाँ तक कि उनका उपयोग बिजली पैदा करने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, बिजली पैदा करने के लिए भी आपका फोटो डायोड का उपयोग कर सकते हैं। फिर पढ़ेंगे पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड को रेक्टिफायर डायोड के रूप में जाना जाता है। इन डायोडों का उपयोग सुधार प्रक्रिया के लिए किया जाता है और अर्धचालक सामग्री से बने होते हैं। पीएन जंक्शन डायोड में अर्धचालक की 2 परतें शामिल होती हैं। अर्धचालक सामग्री की एक परत को पी प्रकार की सामग्री के साथ डोप किया जाता है, दूसरी परत को एन प्रकार की सामग्री के साथ डोप किया जाता है। इन दोनों पी और एन प्रकार की परतों का संयोजन एक जंक्शन बनाता है जिसे पीएन जंक्शन के रूप में जाना जाता है। इसलिए पीएन जंक्शन डायोड का नाम पड़ा गया। और पीएन जंक्शन डायोड करंट की धारा को आगे की दिशा में प्रवाहित करने की अनुमति देता है और विपरीत दिशा में धारा के प्रवाह को अवरुद्ध करता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। फिर हम डायोड के बारे में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, डायोड की कुछ खूबियां देखेंगे। तो निम्नलिखित डायोड की विशेषताएं हैं। एक तो अग्रेषित पक्षपाती डायोड, ठीक है, एक रिवर्स पक्षपाती डायोड, दूसरा शून्य पक्षपाती डायोड। ओके, और यहाँ पे आपको ये पैराग्राफ देखने को मिल जाएंगे जिनमें कि ग्राफ बने हुए हैं अलग अलग। ठीक है, ये जो पैराग्राफ है इसमें केवल ग्राफ बने हुए हैं 2, डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स बता रखी हैं। तो ये साइंस के बच्चे हैं वही समझ सकते हैं। यहाँ पे मैं इनको डिटेल में समझाने लगा तो आपके ये सब कुछ ऊपर से जाएगा। ठीक है, फॉरवर्ड पक्षपाती डायोड पढ़ते हैं। डायोड में वोल्टेज की एक छोटी सी बूंद होती है। जब बूंद मतलब ड्रॉप, यहाँ पे छोटी सी बूंद कुछ नहीं होती, यहाँ पे ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप होता है। ठीक है यार, हिंदी में कई टॉपिक्स को पढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, लीकेज होता है ये वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है, डायोड में वोल्टेज का एक छोटा सा ड्रॉप हो जाता है, कमी हो जाती है जब डायोड फॉरवर्ड बाइस होता है तब। और वर्तमान में संचालित
करंट संचालित होता है। सिलिकॉन डायोड के लिए फॉरवर्ड बाइस वोल्टेज जो होता है सिलिकॉन डायोड के लिए वो 690 मिलीवोल्ट होता है। ठीक है। जर्मेनियम के लिए ये फॉरवर्ड वोल्टेज जो होता है ये 300 मिलीवोल्ट का होता है। पी प्रकार की सामग्री में संभावित ऊर्जा सकारात्मक है और एन प्रकार की सामग्री में संभावित ऊर्जा नकारात्मक है। अब बात करेंगे रिवर्स पक्षपाती डायोड यानी कि रिवर्स्ड बाइस्ड डायोड के बारे में। एक डायोड को रिवर्स पक्षपाती कहा जाता है जब बैटरी का वोल्टेज पूरी तरह से गिरा दिया जाता है। सिलिकॉन डायोड के लिए रिवर्स वोल्टेज कितना होगा तो 20 माइक्रोएम्पियर। ठीक है। और जर्मेनियम के लिए ये होगा -50 रिवर्स वोल्टेज। पी प्रकार की सामग्री में संभावित ऊर्जा सकारात्मक है और एन प्रकार की सामग्री में संभावित ऊर्जा पी प्रकार की सामग्री में संभावित ऊर्जा नकारात्मक होगी, नेगेटिव होगी। एन प्रकार की सामग्री में सकारात्मक ऊर्जा जो है पॉजिटिव होगी। अब पढ़ेंगे शून्य पक्षपाती डायोड को। जब डायोड शून्य पक्षपाती होता है तो डायोड में वोल्टेज क्षमता शून्य हो जाती है। ठीक है। डायोड के उपयोग क्या क्या हैं तो एक दिष्टकारी के रूप में डायोड डाइइलेक्ट्रिक के रूप में यूज होता है, दिष्टकारी के रूप में। फिर डायोड किपलिंग परिपथ में डायोड यूज होता है। डायोड का यूज आपका कपलिंग सर्किट में होता है। डायोड का यूज जो है लॉजिकल तार्किक गेट जो होते हैं, लॉजिकल द्वार, तार्किक द्वार जो होते हैं, इंग्लिश में लॉजिकल गेट बोलते हैं, उनमें डायोड होता है। फिर रिवर्स वर्तमान सुरक्षा में डायोड होता है। ठीक है। रिवर्स करंट फ्लो में डायोड होता है। ठीक है। फिर अक्सर पूछे जाने वाले सवाल देख लेते हैं डायोड से संबंधित। क्या डायोड का उपयोग रेक्टिफायर के रूप में किया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। हमने अभी पढ़ा है कि डायोड को हम सुधारक, रेक्टिफायर मतलब सुधारक के लिए, रेक्टिफाई जो करे, चीज़ों को सुधार करे, सुधारक के रूप में किया जाता है सर्किट के अंदर डायोड का उपयोग। फिर दूसरा सवाल, एक डायोड को परिभाषित करें। तो डायोड क्या है? एक 2 टर्मिनल का उपकरण है। 2 टर्मिनल होते हैं, एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है, जिसमें केवल एक दिशा में बिजली का संचालन करने की क्षमता होती है। ये डायोड की परिभाषा हो गई। फिर बात करेंगे डायोड के निर्माण में किस प्रकार के अर्धचालक का उपयोग किया जाता है। तो डायोड बनाने के लिए आपको सेमीकंडक्टर यूज लिए जाते हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम जैसे अर्धचालक सामग्री का उपयोग किया जाता है डायोड को बनाने के लिए। ओके। अगला सवाल है, उस डायोड का नाम बताइए जिसमें सुसंगत प्रकाश उत्पन्न करने की क्षमता है। तो मैंने बताया था एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड। अगला सवाल है कि सौर कोशिकाओं और फोटोमीटर में उपयोग किया जाने वाला डायोड कौन सा है। तो एक फोटो डायोड जो होता है इसका उपयोग सोलर सेल्स के अंदर और फोटोमीटर के अंदर किया जाता है। किसका उपयोग? फोटो डायोड का। फिर बात करेंगे पीएन जंक्शन डायोड का उद्देश्य क्या है। तो पीएन जंक्शन डायोड एक रेक्टिफायर, इष्टकारी के रूप में यूज होती है। ठीक है। इष्टकारी के रूप में आपकी पीएन जंक्शन डायोड रेक्टिफायर के रूप में। फिर अगला सवाल है, एक क्रिस्टल डायोड में कितने डायोड होते हैं। तो क्रिस्टल डायोड के अंदर क्या होगा? एक ही तो होगा, एक पीएन जंक्शन डायोड होगा क्रिस्टल डायोड के अंदर। अगला सवाल है, एक सिलिकॉन डायोड में फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप क्या है। तो सिलिकॉन डायोड जो होता है उसका फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप मैंने बताया था आपको 0.3 वोल्ट होता है। फिर पूछा है अगला सवाल कि आदर्श डायोड यानी कि आइडियल डायोड जो है उसको परिभाषित करना है। तो आइडियल डायोड कौन सी होती है? आइडियल डायोड वो होती है जिसमें कोई फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप और कोई रिवर्स रिकवरी समय नहीं होता। नो फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप एंड नो रिवर्स रिकवरी टाइम। ऐसी डायोड को हम क्या कहेंगे? आइडियल डायोड कहेंगे, आदर्श डायोड कहेंगे।
अगला सवाल है कि जेनर डायोड किस स्रोत की तरह व्यवहार करता है जब यह टूटने वाले क्षेत्र में होता है। तो जब इसका वोल्टेज इतना ज़्यादा होता है कि टूटने वाले क्षेत्र में आ जाता है डायोड, जेनर डायोड, तो ये किस तरह करेगा व्यवहार, ये कांस्टेंट वोल्टेज देगा हमें, ठीक है, स्थिर वोल्टेज देगा, ठीक है। ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ेंगे, तो ट्रांजिस्टर क्या होता है इसको भी पढ़ते हैं। अभी आप ये टॉपिक देखिए, ट्रांजिस्टर क्या होते हैं। चलिए ट्रांजिस्टर को पढ़ते हैं। ट्रांजिस्टर में सबसे पहले देखेंगे ट्रांजिस्टर आखिर है क्या। ट्रांजिस्टर एक प्रकार का अर्धचालक उपकरण। सबसे पहले तो ये जानिए कि ट्रांजिस्टर जो है ये सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है जिसका उपयोग करंट की प्रवाह को या वोल्टेज दोनों के संचालन और इंसुलेट दोनों के लिए किया जा सकता है। देखिए ट्रांजिस्टर जो होता है ये एक सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है। इसका उपयोग जो है करंट या वोल्टेज इन दोनों के संचालन के लिए और इंसुलेट के लिए, दोनों के लिए किया जा सकता है। एक ट्रांजिस्टर मूल रूप से एक स्विच की तरह काम करता है। जैसे आपके घर में फैन वगैरह, बल्ब वगैरह के लिए जो स्विच लगे होते हैं, उसी तरह ट्रांजिस्टर काम करता है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में। स्विच का कार्य क्या होता है कि किसी ऑन कंडीशन में स्विच फैन को स्टार्ट करता है, ऑफ कंडीशन में उसको बंद कर देता है, यानी कि वोल्टेज सप्लाई को, करंट सप्लाई को कट करता है। इसी तरीके से आपका ट्रांजिस्टर बिहेव करता है और एक एम्पलीफायर के रूप में भी ये कार्य करता है। एम्पलीफाई का मतलब होता है छोटी किसी वैल्यू को बड़ी करना, ठीक है, किसी छोटी वोल्टेज को बढ़ाना या करंट को बढ़ाना एम्पलीफाई करना कहलाता है। ओके, एम्पलीफायर के रूप में भी काम करता है, स्विच के रूप में भी काम करता है, सेमीकंडक्टर डिवाइस है। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं ट्रांजिस्टर एक लघु उपकरण है जिसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक संकेतों के प्रवाह को नियंत्रित या विनियमित करने के लिए किया जा सकता है। ट्रांजिस्टर जो है अधिकांश इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में प्रमुख घटकों में से एक होता है जो आज मौजूद हैं। वर्ष 1947 में 3 अमेरिकी भौतिकविदों ने, जिनका नाम था जॉर्ज बार्डिन, वॉल्टर ब्राटाइन और विलियम शॉकले, इन्होंने विकसित किया था ट्रांजिस्टर। ये पूछा जा सकता है भाई ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया, तो 3 अमेरिकी भौतिकविदों ने किया था। ये नाम है उनके, यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ। अब देखिए हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। इस ट्रांजिस्टर के अंतर्गत हम पढ़ेंगे ट्रांजिस्टर के पार्ट, कौन कौन से भाग होते हैं, ट्रांजिस्टर के टाइप, कितने प्रकार के ट्रांजिस्टर होते हैं, ट्रांजिस्टर कैसे काम करता है, ट्रांजिस्टर के लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे, और ट्रांजिस्टर के फायदे क्या क्या हैं ये पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ट्रांजिस्टर के भाग देखते हैं। देखिए ट्रांजिस्टर जो होता है, एक विशिष्ट ट्रांजिस्टर अर्धचालक सामग्री की 3 परतों या अधिक विशेष रूप से टर्मिनलों से बना होता है। ये जो ट्रांजिस्टर होता है इसमें अर्धचालक की, सेमीकंडक्टर की 3 या उससे अधिक परतें होती हैं और ये बाहरी सर्किट से कनेक्शन बनाने और करंट को ले जाने में मदद करता है। एक वोल्टेज या धारा को ट्रांजिस्टर के टर्मिनलों की किसी भी एक जोड़ी पर लागू कर दिया जाता है। फिर टर्मिनलों की दूसरी जोड़ी के माध्यम से धारा को नियंत्रित करा जाता है। ट्रांजिस्टर के लिए 3 टर्मिनल होते हैं। पहला टर्मिनल आधार यानी कि बेस, दूसरा टर्मिनल कलेक्टर, तीसरा टर्मिनल उत्सर्जक यानी कि एमीटर, ठीक है। देखिए इस तरीके का दिखाई देता है ट्रांजिस्टर, देख पा रहे हैं तस्वीर में। इसके 3 टर्मिनल होते हैं, 3 वायर निकली हुई होती हैं इसमें से, उसी को टर्मिनल कहते हैं। बीच वाली वायर हमेशा बेस होगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और एक जो टर्मिनल होती है वो होती है एमीटर और दूसरी टर्मिनल कलेक्टर। बीच वाली टर्मिनल को बेस कहते हैं। अब देखिए ट्रांजिस्टर का बहुत ही बुनियादी कामकाजी सिद्धांत एक चैनल के माध्यम से करंट के प्रवाह को नियंत्रित करने पर आधारित है, जो एक बहुत ही छोटी सी करंट की धारा की तीव्रता को अलग अलग करता है जो एक दूसरे चैनल के माध्यम से बह रहा हो। तो
ट्रांजिस्टर के प्रकार देख लेते हैं। एक सर्किट में उपयोग कैसे किया जाता है, इसके आधार पर मुख्य रूप से दो प्रकार के ट्रांजिस्टर होते हैं। पहला होता है बीजेटी यानी कि बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, यानी कि द्विध्रुवी ध्रुवी जंक्शन ट्रांजिस्टर। बीजेटी के 3 टर्मिनल होते हैं, आधार, उत्सर्जक और कलेक्टर। आधार और उत्सर्जक के बीच बहने वाली एक बहुत छोटी धारा कलेक्टर और उत्सर्जक टर्मिनल के बीच धारा के एक बड़े प्रवाह को नियंत्रित करती है। इसके अलावा बीजेटी 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है एनपीएन और दूसरा होता है पीएनपी। जो एनपीएन प्रकार का बीजेटी होता है ट्रांजिस्टर, वह एक प्रकार का एन प्रकार की सामग्री से बनाया जाता है। एन प्रकार की सामग्री को या 2 पी प्रकार की सामग्रियों के बीच एन तरह की सामग्री जो होती है उसे रख दिया जाता है। मटेरियल ओके, एन प्रकार का जो मटेरियल होता है सेमीकंडक्टर का, उसे 2 पी मटेरियल्स के बीच रखा जाता है। इस तरीके से ट्रांजिस्टर बन के आता है। इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन में डिवाइस करंट के प्रवाह को नियंत्रित करता है। पीएनपी ट्रांजिस्टर में 2 क्रिस्टल डायोड होते हैं जो श्रृंखला में यानी कि सीरीज में जुड़े होते हैं। डायोड के दाईं ओर और बाईं ओर क्रमशः कलेक्टर और बेस होता है और एमिटर बेस डायोड के रूप में जाना जाता है। पीएनपी ट्रांजिस्टर क्या होता है? इस ट्रांजिस्टर में हम एक पी टाइप मटेरियल को 2 एन टाइप मटेरियल के बीच रख देते हैं और इस कॉन्फ़िगरेशन में ट्रांजिस्टर में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जक से संग्राहक क्षेत्र में चले जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप ट्रांजिस्टर में धारा का निर्माण होता है। इस ट्रांजिस्टर का व्यापक रूप से परिपथ में उपयोग किया जाता है। अब देखिए ये यहाँ पे हैं आपके पीएनपी और एनपीएन, यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे आपको पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर आपके। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पीएनपी जो ट्रांजिस्टर है उसमें दोनों साइड पी मटेरियल है, बीच में एन मटेरियल है। तो कलेक्टर और बेस साइड में है, बीच वाला टर्मिनल जो है वो कलेक्टर और एमिटर बिल्कुल साइड में है, बीच वाला टर्मिनल आपका बेस है। वहीं बात की जाए आपके एनपीएन की, तो एनपीएन में दोनों साइड एन मटेरियल है और बीच में पी मटेरियल है। ये इनके सिंबल दिए हुए हैं। पीएनपी में क्या होता है? पीएनपी में ये एरो अंदर की तरफ होता है। पीएनपी टाइप का जो ट्रांजिस्टर है उसमें एमिटर वाला जो एरो है वो अंदर की तरफ होता है, जबकि एनपीएन में एमिटर का एरो बाहर की साइड में होता है, निकलता हुआ। एक सामान्य आधार पीसी, सामान्य कलेक्टर सीसी और सामान्य उत्सर्जक सीई के रूप में 3 प्रकार के विन्यास हैं। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में ट्रांजिस्टर का बेस टर्मिनल इनपुट और आउटपुट टर्मिनल के बीच में कॉमन होता है। ठीक है, कॉमन बेस नाम से ही पता लग रहा है कि बेस टर्मिनल को दोनों में कॉमन कर दिया गया है। इनपुट और आउटपुट टर्मिनल्स के बीच में ये कॉमन टर्मिनल बना दिया गया है। यहाँ पे देखिए कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये जो बेस है ये वाला, इसको एमिटर से भी जोड़ा गया है और इधर तो आउटपुट सर्किट में भी ले लिया गया है। बेस जो है ना बी, देखिए बेस ये रहा, इसको यहाँ पे इनपुट वाले सर्किट में भी लिया गया है और यहाँ पे आउटपुट वाले सर्किट में बेस को लिया गया है। तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन ये है। फिर है सीसी यानी कि कॉमन कलेक्टर। कॉमन कलेक्टर में कलेक्टर वाला जो सर्किट है, कलेक्टर वाला जो टर्मिनल है उसको इनपुट और आउटपुट दोनों सर्किट में ले लिया जाता है। देखिए यहाँ पे ये कलेक्टर है, कलेक्टर को आउटपुट में भी ले लिया गया है और इनपुट में भी ले लिया गया है। फिर आता है सीई यानी कि कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन एमिटर में क्या होगा? एमिटर वाले टर्मिनल को दोनों में इंक्लूड किया जाता है, आउटपुट में और इनपुट सर्किट में। तो यहाँ पे देखिए एमिटर जो बेस टर्मिनल है, एमिटर टर्मिनल को आउटपुट और इनपुट दोनों सर्किट में इंक्लूड किया गया है। ये आपका कॉमन एमिटर वाला कॉन्फ़िगरेशन हो गया है। ये ट्रांजिस्टर है, आपने देख ही लिया, ट्रांजिस्टर के प्रकार देख लिए।
स्विच के रूप में कार्य करता है, एम्पलीफायर के रूप में कार्य करता है। बीजेटी मैंने पढ़ाया आपको, पीएनपी और एनपीएन दोनों करवाए मैंने आपको। फिर इसके बाद मैंने आपको इनका डायग्राम दिखाया, सिंबल बताया, चिन्ह बताया। फिर तीनों तरह की कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन बेस, कॉमन एमिटर और कॉमन कलेक्टर, तीनों कॉन्फ़िगरेशन के डायग्राम मैंने आपको दिखाए। ओके, अब आता है एक फील्ड प्रभावी यानी कि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। FET के लिए 3 टर्मिनल गेट होते हैं, स्रोत और नाली। गेट टर्मिनल पर वोल्टेज स्रोत और नाली के बीच एक धारा को नियंत्रित कर सकता है। FET एक ध्रुवीय ट्रांजिस्टर है जिसमें N चैनल FTP या P चैनल FTP का उपयोग चालन के लिए किया जाता है। FTPs के मुख्य अनुप्रयोग कम शोर करने वाले एम्पलीफायर में यूज़ होता है ये FTP, बफर एम्पलीफायर में यूज़ होता है और एक एनालॉग स्विच की तरह भी ये कार्य करता है। देखिए ये FTP है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। इसमें 3 टर्मिनल होते हैं, गेट, ड्रेन और सोर्स, ठीक है। और कुछ अन्य प्रकार के ट्रांजिस्टर्स होते हैं जिनमें MOSFET, JFET आता है, ठीक है। ट्रांजिस्टर काम कैसे करता है तो हम जानते हैं कि बीजेटी में 3 टर्मिनल होते हैं, उत्सर्जक, आधार और कलेक्टर। यह एक करंट संचालित उपकरण है जहां 2 PN जंक्शन एक बीजेटी के भीतर मौजूद हैं। एक PN जंक्शन उत्सर्जक और आधार क्षेत्र के बीच मौजूद है, दूसरा PN जंक्शन कलेक्टर और बेस क्षेत्र के बीच मौजूद है। बेस में उत्सर्जक के माध्यम से वर्तमान यानी कि करंट प्रवाह की बहुत छोटी मात्रा उत्सर्जक से कलेक्टर तक डिवाइस के माध्यम से काफी बड़ी मात्रा में करंट प्रवाह को नियंत्रण कर सकती है। बीजेटी के सामान्य संचालन में बेस एमिटर जंक्शन आगे की ओर यानी कि फॉरवर्ड बाइस्ड होते हैं। जो सामान्य इसका ऑपरेशन होता है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर का, उसमें बेस और एमिटर जंक्शन जो है ये फॉरवर्ड बाइस्ड होते हैं और बेस कलेक्टर जंक्शन रिवर्स्ड बाइस होते हैं। जब एक करंट की धारा बेस एमिटर जंक्शन के माध्यम से बहती है तो कलेक्टर सर्किट में एक करंट की धारा प्रवाहित होती है। ट्रांजिस्टर के कामकाज की व्याख्या करने के लिए आइए हम एक PNP ट्रांजिस्टर का एक उदाहरण लें। PNP ट्रांजिस्टर के लिए एक ही सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है, सिवाय इसके कि करंट वाहक छेद होते हैं यानी कि होल्स होते हैं और वोल्टेज उलट होते हैं। NPN ट्रांजिस्टर का संचालन, NPN डिवाइस का उत्सर्जक एक N प्रकार की सामग्री द्वारा बनाया जाता है। इसके अधिकांश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब बेस एमिटर जंक्शन आगे की ओर यानी फॉरवर्ड बाइस्ड होता है तो इलेक्ट्रॉन N टाइप के क्षेत्र से P टाइप के क्षेत्र की ओर बढ़ने लगते हैं और अल्पसंख्यक वाहक क्षेत्र जो होल्स होते हैं वो क्या होते हैं, N टाइप के क्षेत्र में बढ़ते हैं। जब वे एक दूसरे से मिलते हैं तो वे जंक्शन पर प्रवाह करने के लिए एक धारा को सक्षम करने के लिए गठबंधन करेंगे। जब जंक्शन रिवर्स पक्षपाती हो तो होल्स और इलेक्ट्रॉन जंक्शन से दूर चले जाते हैं और जब दोनों क्षेत्र के बीच कमी क्षेत्र बनता है और कोई भी वर्तमान इसके कोई भी करंट इनके बीच में प्रवाहित नहीं होता। देखिए ये है आपका NPN ट्रांजिस्टर, यहाँ पे एमिटर है, कलेक्टर है, ठीक है। यहाँ पे ये आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इनका प्रवाह दर्शाया गया है। फॉरवर्ड बाइस में इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, ठीक है। ये फॉरवर्ड बाइस है, ये रिवर्स बाइस है। सर्किट डायग्राम से दिखाया गया है। ट्रांजिस्टर की कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे तो ट्रांजिस्टर में 2 प्रकार की विशेषताएं हैं। इनपुट विशेषताएं, हमें यह आउटपुट वोल्टेज स्थिर रखते हुए इनपुट वोल्टेज में भिन्नता के साथ इनपुट वर्तमान में इनपुट करंट में परिवर्तन के बारे में विवरण देगा। दूसरा जो होता है आउटपुट विशेषता,
वो होती है कि यह इनपुट करंट को स्थिर रखते हुए आउटपुट वोल्टेज के साथ आउटपुट धारा का एक प्लॉट है, ठीक है। और करंट हस्तांतरण विशेषता क्या कहलाती है? यह प्लॉट वोल्टेज को स्थिर रखते हुए इनपुट वर्तमान के साथ आउटपुट वर्तमान की भिन्नता को दर्शाता है। फिर है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, ये हमने पढ़ लिया कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, उसका पैराग्राफ ये डायग्राम बनाया हुआ है। कॉमन कलेक्टर भी पढ़ लिया, कॉमन एमिटर भी पढ़ लिया, ठीक है, डायग्राम के माध्यम से दिखा रखा है। तो चलिए, ये थी आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास, और क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक आप अपनी तैयारी को जारी रखिए। जल्दी ही मैं कोशिश करूँगा कि चैनल पर राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी से संबंधित जो टेस्ट सीरीज़ हैं वो लेके आऊँ। तो आप चैनल पर बने रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसको प्रेस करके, उसको क्लिक करके घंटी के निशान को भी ऑल पे सेट करना ना भूलें। साथ के साथ PDF लेने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है उस पर क्लिक कीजिए और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। PDF कोशिश करूँगा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल सके। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, जय हिंद।